आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम जानने वाले हैं बैंकों का इतिहास कि भारत में बैंक किस तरह बने। क्या पहले भी बैंक हुआ करते थे जैसे अभी के बैंक है? तो भारत में बैंकों का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन समय से ही भारत में बैंकिंग व्यवस्था है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं है। पहले बैंक जो है महाजन साहूकार के रूप में देखे जाते थे कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो लोगों को ऋण देते थे, लोन देते थे, लेकिन उनकी इंटरेस्ट रेट ब्याज दरें बहुत ज़्यादा होती थी। तो ये एक समस्या भी थी। उसके बाद मध्यकाल में जब मुस्लिम शासक आए तो वो भी लोन दिया करते थे। उन समय भी ऋण की व्यवस्था थी। बैंकिंग व्यवस्था का एक छोटा सा रूप देखा जा सकता है। फिर जब मॉडर्न एज आया, जब अंग्रेजों का आगमन हुआ भारत में, तो वो भारत से बड़े बड़े सामानों को भेजा करते थे अपने देश यूरोप के कई देशों में भेजा करते थे। तो यहाँ पे उनको बहुत भारी मात्रा वापस से यहाँ से कच्चा माल भेजते थे और यूरोप में सामान बनवा के वापस भारत में ही बेचने के लिए वापस लेके आते थे। तो इससे उनको बहुत आमदनी होती थी, बहुत पैसों की उनके पास पैसे की मात्रा बहुत बढ़ गई थी। तो इसे भारत में रखने के लिए वो एक रूम बना देते थे जिसे हम कोठरी कहते थे, और इसी में बहुत बड़ा उनका सरकारी खजाना जमा रहता था। और धीरे धीरे यही बैंक का काम करते थे कि ये लोगों को जरूरत पड़ने पे, लोगों को नहीं अंग्रेजों को जरूरत पड़ने पे लोन देते थे, ऋण देते थे। तो भारत में जो मुख्य रूप से बैंकिंग व्यवस्था का शुरुआत जो किया है अंग्रेजों ने किया, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था। इतने पैसे क्या करेंगे? अब पैसा आने पे दिमाग आने लगता है, तो इनके पास दिमाग आया कि क्यों ना इन्हीं पैसों को हम लोगों को, अंग्रेजों को लोन दे और उनसे ब्याज वसूले, इनसे उनकी कमाई भी होगी। तो ये पहली बार जो थ्योरी आई थी, बैंकिंग थ्योरी, वो अंग्रेजों के दिमाग में सुव्यवस्थित तरीके से आई थी। तो भारत में उस समय एजेंसी के रूप में काम करते थे ये बैंकिंग, और ये बड़े बड़े मात्रा में पैसों को जमा करके रखते थे। जैसे उस समय खजाना हुआ करता था, वहीं लोग पैसा देने का हिसाब किताब भी करते थे कि इस आदमी को इतना दिया, उससे इतने समय बाद इतने ब्याज के साथ इस पैसे को वसूलना है। तो ये सब अंग्रेजों ने शुरुआत की थी। तो इसी के फलस्वरूप सबसे पहला बैंक भारत में बना, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में बना। कब बना? 1770 में। लेकिन ये भारतीय बैंक नहीं था। इसके मालिक कौन थे? अंग्रेज थे, अलेक्जेंडर एंड कंपनी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला, 1830 में बंद भी हो गया। उसके बाद 3 बैंक बने, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ये उस समय के 3 बड़े बड़े स्टेट हुआ करते थे। जैसे आज भारत में 28 स्टेट है, उस समय 3 बड़े बड़े स्टेट थे, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। और उसी समय 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। तो बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों ने इन 3 बड़े बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, और इन 3 क्षेत्रों से टैक्स वसूलने का काम अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। तो उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा आने लगा था। इन पैसों को जमा करने के लिए उन्होंने 3 बैंक बनाए, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास। 1806 में बंगाल बना, 1840 में बॉम्बे बना, 1843 में मद्रास बना। बाद में जब पूरे भारत पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया, तो इन तीनों बैंकों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक नामक बैंक बनाया गया। इन तीनों को मर्ज करके 1921 में, ये उस समय प्राइवेट बैंक हुआ था। जब उसके बाद भारत आज़ाद हुआ तो इस बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया, सरकारी कर दिया गया। सरकार ने इसका नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया और इसी का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में पड़ा। उसके बाद भारत में इतने सारे बैंक बन गए कि उनको रेगुलेट करना बहुत मुश्किल हो गया। जिसके पास जो थोड़ा सा पैसा आता था अपना बैंक खोल लेता था। तो इसमें बहुत कठिनाई होने लगी, पैसा डूबने लगा, क्योंकि बैंक के इनकम का मेन सोर्स क्या है? वो जो लोन बांटते हैं। तो लोन वापस भी तो लेना होगा, तब ना बैंक का इनकम होगा। तो इतना मुश्किल आने लगा। भारत में लगभग 600 से ज़्यादा बैंक हो गए थे उस समय। तो इस सभी समस्याओं से निपटने के लिए उस समय के लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने सिफारिश की कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए जो इन सभी बैंकों पे अपना कंट्रोल करके रखे, इनके लिए नियम कानून रेगुलेशन बना के रखे। तो आरबीआई एक्ट पास हुआ 1934 में, और अगले ही साल 1 जुलाई 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। और ये यंग हिल्टन आयोग की कमीशन पे हुआ था। यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पे हुआ था। उस समय ये पूरी तरह प्राइवेट बैंक था, सरकारी बिल्कुल भी नहीं था। बाद में इसका नेशनलाइज किया गया था। तो ये आरबीआई का मेन काम क्या था? तो आरबीआई का मेन काम क्या था? जितने भी बैंक है भारत में चल रहे उन सभी पे निगरानी रखना, उन सभी के कार्यों को देखना, उन सभी के लिए नियम कानून बनाना, ताकि कोई भी बैंक डूबे नहीं। क्योंकि बैंक में पैसा ओवरऑल जमा जनता का होता है। अगर बैंक डूबती है तो वो ओवरऑल जनता डूबती है, क्योंकि पैसा तो जनता का रहता है।
तो लोगों का बैंकों पे से विश्वास भी हट जाता है। उसके बाद कोई भी लोग बैंक में पैसा जमा नहीं करेंगे, इसलिए बैंकों को सही ढंग से चलाना बहुत उस समय जरूरी था। फिर 1969 में, उस समय भारत में भी बहुत सारे बैंक थे, तो सभी को धीरे धीरे मर्ज किया जाने लगा। सब प्राइवेट बैंक थे। प्राइवेट बैंक सिर्फ लाभ कमाने के ऊपर, उनका काम सिर्फ पैसा कमाना है, बड़े बड़े लोगों को लोन देना है और बड़े बड़े इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस वसूलना है। तो प्राइवेट बैंक का मेन काम यही है कि उनका काम, मोटिव क्या है, लाभ कमाना। लेकिन बाद में 1969 में नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण मतलब निजी बैंकों को, प्राइवेट बैंकों को छीन के सरकार अपने नियंत्रण में ले देती है। इससे क्या होता है, सरकारी बैंक में कोई भी आदमी खाता खुलवा सकता है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है ये शर्त की कि केवल बड़ा आदमी ही खाता खुलवा सकता है। तो छोटे छोटे लोग, मध्यम लोग, ये सब भी बैंक से धीरे धीरे जुड़ने लगे। तो 1969 में पहली बार नेशनलाइजेशन किया गया। इस समय 12 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। 12 बड़े बैंक और जिनके पास लगभग पूंजी 50 करोड़ के आसपास थी। सेकेंड नेशनलाइजेशन 1980 में किया गया और इस समय 8 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया और जिनके पास पूंजी लगभग 200 करोड़ थी। नेशनलाइजेशन मतलब समझे ना, नेशनलाइजेशन मतलब किसी भी बैंक को प्राइवेट कंपनी से हटा के किसी सरकार के हाथ में लेना, ताकि सरकार इसको अपने तरीके से चला सके और बैंकों की पहुंच सिर्फ अमीर तक ना हो बल्कि मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, सभी को बैंकिंग सुविधा मिल सके, क्योंकि सभी भारत के नागरिक हैं। उसके बाद आया आरआरबी। इतना नेशनलाइजेशन करने के बाद भी जो गांव के लेवल के लोग थे वो बैंकिंग सुविधा तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। तो इस समस्या का निदान करने के लिए रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई 1975 में नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पे। इन्होंने कहा कि हर गांव में लगभग बैंक तक आदमी की पहुंच कब बनेगी, जब बैंक उस आदमी के घर से ज़्यादा नज़दीक हो। अब किसी का बैंक से घर 200 किलोमीटर है तो क्या जा पाएगा, नहीं। तो लगभग 5 से 6 किलोमीटर के अंदर में अगर बैंक उपस्थित हो, बैंक की शाखा खोली जाए, तो लोगों की पहुंच बैंक तक आसानी से बन पाएगी। तो रीजनल रूरल बैंक गाँव में बैंक खुलती है और इससे क्या होता है कि ये लोन जो है अमीर लोगों को ही नहीं बल्कि गरीब लोगों को भी मिल सके। उसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक आया, ये भी क्षेत्रीय लेवल, ग्रामीण लेवल में बैंक खोलने के लिए है, ताकि गरीब लोगों को आसानी से ऋण मिल पाए और वो साहूकार, महाजन के कंट्रोल से बाहर निकल पाए। उसके बाद पेमेंट बैंक आया। पेमेंट बैंक क्या होता है कि इसमें हम लोन नहीं ले सकते लेकिन अपने पैसों को जमा कर सकते हैं। बैंकों का मेन काम क्या होता है, पैसा को जमा करना और हमें लोन देना। लेकिन पेमेंट बैंक में हम लोन नहीं ले सकते बल्कि पैसा जमा कर सकते हैं। इसमें 1 लाख तक पैसा एक आदमी जमा कर सकता है। उसके बाद एक्जिम, नाबार्ड बैंक आए। ये सब बैंक इस विशेष पर्पस के लिए बनाए गए थे। जैसे नाबार्ड, नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब ये ऐसा बैंक है जो खेती, एग्रीकल्चर और रूरल, ग्रामीण विकास से संबंधित लोगों को लोन देगा ताकि गांव में विकास हो सके। एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए लोन देगा, उसी को क्या बोलते हैं, एक्जिम। मतलब भारत से अगर बाहर कोई व्यापार करना चाहता है तो सामान मंगवाते भी है, भेजते भी है, तो ऐसे संबंधित लोगों को लोन देने का काम कौन करेगा, एक्जिम। तो लगभग भारत में बैंकों का इतिहास तो यही रहा है और धीरे धीरे अभी सभी बैंक क्या हो रहा है, पहले उस समय क्या हो रहा था, नेशनलाइज हो रहा था, अभी निजीकरण किया गया है। सरकार अपने हाथों से बैंकों की सारी जिम्मेदारी से मुक्त होकर निजी कंपनी को देना चाहती है ताकि वो लाभ कमा सके। इसका दिक्कत, इसमें समस्या ये आएगी कि ये बैंक जो है सिर्फ अमीर लोगों को लोन देंगे, क्योंकि बैंकों का मेन काम क्या है, हाई इंटरेस्ट पे लोगों को लोन देके पैसा कमाना। तो वो अमीर लोगों को लोन लेंगे, गरीब लोगों तक इसकी पहुंच बहुत कम होती जाएगी। इसलिए नेशनलाइजेशन भी जरूरी है और प्राइवेटाइजेशन भी जरूरी है। दोनों एक लेवल तक रहेगा तो देश में बैंकिंग व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से चल पाएगी। चलिए, थैंक यू। आगे हम इसके बाद पढ़ते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में।